Hello everyone, my name is Gaurav Rao. I am your mathematics mentor welcoming you all to Adda 24/7 School. तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम शुरू कर चुके हैं आपका चैप्टर नंबर 7 जो कि है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो बच्चों, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके, नॉट ओनली फॉर क्लास 11th बल्कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखोगे आप, एनडीए का एग्जाम देखोगे, सीडीएस का एग्जाम देखोगे या फिर इवन कैट वगैरह के भी एग्जाम्स देखोगे, आपका जेईई का एग्जाम है, इन सब के लिए परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस का हम यूज़ प्रोबेबिलिटी निकालते टाइम भी करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ की जब हम बात करें तो अभी तक हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग किया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, हमें सिखाया कि एक इवेंट है जो एम वेज में अकर करता है, दूसरा इवेंट एन वेज में अकर करता है, तो दोनों के साथ अकर करने की जो टोटल आउटकम है वो हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ अकरेंस है एम क्रॉस एन, और एक एम वेज में अकर करता है, एन वेज में दूसरा अकर करता है और दोनों एक साथ नहीं हो सकते, उस केस में टोटल नंबर ऑफ अकरेंस एम प्लस एन हो जाती थी। तो ये हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देखे थे काउंटिंग के, और इन पर बेस्ड हमने एक्सरसाइज 7.1 कवर करी थी। इन पर बेस्ड हमने एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चंस इन डिटेल कवर कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं परम्यूटेशंस। तो परम्यूटेशंस का सब कुछ, परम्यूटेशन क्या होती है, कैसे मैथमेटिकली फॉर्मूला निकालते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस करते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये सारा हम आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। आपका पूरा फोकस होना चाहिए स्क्रीन पर। आइए, तो परम्यूटेशन को जब मैं डिफाइन करता हूं तो परम्यूटेशन का मतलब क्या है? अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट होता है और जो कीवर्ड है बच्चों वो है इन अ डेफिनिट ऑर्डर, कि एक पर्टिकुलर डिफाइंड ऑर्डर होता है। तो परम्यूटेशन के लिए ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, परम्यूटेशन के लिए ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई मैं जब बोलता हूं कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 1 2 3 4 लिखूं और 1 3 2 4 लिखूं, 4 3 2 1 लिखूं, तो आप देख रहे हो ऑर्डर किस प्रकार से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो परम्यूटेशन होता है एक अरेंजमेंट, ठीक है, और वो एक डिफाइंड ऑर्डर में ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके 9 तक, इनमें से मान लो हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, तो टेकन सम, कि हमने 10 में से केवल 3 का यूज किया, या टेकन ऑल भी हो सकता है। मैं आपको बोल दूं 1 2 3 4 से 4 डिजिट कितने नंबर बनाए जा सकते हैं उनका लिखो, तो उसका मतलब हो जाएगा टेकन ऑल एट अ टाइम। ठीक है, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें बता भी चुका है किस तरीके से। मान लो रिपीटेशन अलाउ नहीं है इसमें, तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो आप जानते हो क्या हो जाता है, यहाँ पर 4 चॉइसेस, यहाँ पर 3 चॉइसेस, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 4 चॉइसेस, 3 चॉइसेस, 2 चॉइसेस, 1 चॉइस। रिपीटेशन अलाउ होता है तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर भी 4 चॉइसेस, 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 तो हर एक प्लेस पर 4 चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर एक एक चॉइस घटते जाती है क्योंकि नंबर का रिपीटेशन अलाउड नहीं था। तो परम्यूटेशन एक अरेंजमेंट है बच्चों, अरेंजमेंट एक डिफाइंड ऑर्डर में है। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के डिफरेंस में ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। परम्यूटेशन के लिए ऑर्डर का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑर्डर वर्ड को, परम्यूटेशन को डिफाइन करते टाइम बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, ऑर्डर को बिल्कुल भी मिस मत करना। ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम, सारों में से हम कुछ नंबर भी ले सकते हैं और सारे के सारे नंबर्स एक साथ भी ले सकते हैं। क्लियर हुआ परम्यूटेशन की डेफिनेशन, कि अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स
ऑब्जेक्ट्स आपके पास कुछ भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स आपके पास नंबर्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स आपके पास अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स जो है ये कुछ भी हो सकते हैं, टेकन सम और ऑल एट अ टाइम, उनमें से कुछ ले लें या सारे के सारों को एक साथ ले लें। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं परम्यूटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट के केस में पहला केस हमारे लिए यही है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हैं, कि ऑब्जेक्ट जो है बेटा ये कॉमन नहीं है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप जानते हो जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, 4 आपके पास भाई 0 से लेके 10 तक, ये सॉरी 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक आपके पास ये 10 चॉइसेस अवेलेबल थी। 0 से लेके 9 तक ये 10 चॉइसेस अवेलेबल थी और कह रहा है कि आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट होने का मतलब रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन जो है इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन जब नॉट अलाउड है तो क्या होता है, यहां पर आपके पास 10 चॉइसेस अवेलेबल है बच्चों, यहां पर एक चॉइस कम हो गई। जिस भी 0 से लेके 9 तक जिस भी नंबर को आपने यहां पे लिखा, लेट अस सपोज आपने यहां पे 1 लिखा, तो यहां पर अब 1 नहीं आ सकता क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होने हैं। तो यहां पर आपके पास 9 चॉइसेस बचेंगी, फिर यहां पर आपके पास 8 चॉइसेस बचेंगी, यहां पर आपके पास 7 चॉइसेस बचेंगी। ठीक है, तो टोटल वेज कितने हो जाते थे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये आपके पास टोटल नंबर हो जाते थे कि 4 डिजिट का नंबर इन 10 का यूज करके आप कितने बना सकते हो। तो अब इसको जब मैं जनरलाइज करूं, ये मैंने 4 के लिए बोला, तो जब आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, वहां पर 10 ऑब्जेक्ट्स थे, यहां पर n ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स हैं, n में से आपने r लिए, टेकन r एट अ टाइम, r ऑब्जेक्ट्स को आपने एक साथ लिया, r ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। यहां पर n की वैल्यू इस केस में 10 थी, यहां पर n की वैल्यू 10 थी बच्चों। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पर n की वैल्यू 10 थी और r की वैल्यू 4 थी, टेकन 4 एट अ टाइम, 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, टेकन 4 एट अ टाइम। तो r की वैल्यू 4 हो गई थी। तो इस केस में अच्छा, ये r 0 से बड़ा और n से बराबर या n के छोटा ये हो सकता है। द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, इस केस में नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना हो जाता था, इसमें कितना हो गया था भाई, जब r लिया तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, मतलब n इंटू, फिर n में से एक कम हुआ, यहाँ पे एक कम हुआ था तो बेटा आपका 9 आ गया था, फिर 2 कम हुए n माइनस 2, 2 कम हुआ तो 8 आ गया था, 3 कम हुआ तो 7 आ गया था, n माइनस 3, अप टू कहां तक जाएगा, जब आपने r की वैल्यू 4 ली तो यहां पर n माइनस 3 तक आए आप, n माइनस 3 मतलब n माइनस r प्लस 1 तक आए, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू n माइनस r प्लस 1 तक आए आप। ये बात क्लियर हुई? यहां पर देखो n 10 था, r था, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, n माइनस 4 पर नहीं जाऊंगा क्योंकि n माइनस r प्लस 1 तक जाना है। तो n की 10, यहां पर 9, यहां पर 8, यहां पर 7। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ने एक तरीके से आपकी इसको परम्यूटेशन को डिफाइन दे दिया, नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना आया। और जो ये चीज है ना बेटा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू n माइनस r प्लस 1, इसको डिनोट करता हूं मैं, इसको डिनोट करता हूं NPR से, NPR से डिनोट करता हूं। NPR जो ऊपर लिखा है n, ये डिफाइन कर रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये शो कर रहा है आपका टोटल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, r शो कर रहा है
ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम, ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम, एक बार में आपने कितने ऑब्जेक्ट्स लिए वो बता रही है। तो एनपीआर को आपने क्या डिफाइन कर दिया बच्चों, एनपीआर को आपने डिफाइन करा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ऐसे घटाते चले गए अप टू n माइनस आर प्लस वन तक, ठीक है, n माइनस आर प्लस वन तक। और जो ये एनपीआर है बच्चों, एनपीआर को मैथमेटिकल टर्म्स में सिंपली लिखने के लिए हमारा एक चीज हेल्प करने वाला है, वो होता है फैक्टोरियल। ये होता है फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल को हम डिनोट करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से। मैथ्स में आपके लिए एक्सक्लेमेशन का मतलब हो गया फैक्टोरियल, इसका मतलब हो गया फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल नोटेशन को डिफाइन करोगे तो n फैक्टोरियल जो है बच्चों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। पहले n नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट को डिफाइन करोगे तो वो हो जाएगा n फैक्टोरियल। मतलब तुम्हारे सामने कोई 6 फैक्टोरियल बोले तो पहले 6 नेचुरल नंबर 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये पहले 6 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट आ गया। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है। तो n फैक्टोरियल का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो अगर 1 ही लिखा है तो इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा 1 पहले एक नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 1 फैक्टोरियल, पहले 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 1 इंटू 2 करोगे तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 3 करोगे मतलब पहले 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट मतलब 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करोगे तो पहले 4 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 हो गया आपका 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसी के साथ बेटा मैं डिफाइन करता हूं 0 फैक्टोरियल को 1 कि 0 फैक्टोरियल, ठीक है, 0 फैक्टोरियल को हम डिफाइन करते हैं 1 ही, क्लियर। 0 फैक्टोरियल को 1 डिफाइन करते हैं। पहले भाई नेचुरल, पहले 0 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 1, ये 0 फैक्टोरियल ये आ गया आपका 1 ही, ये हमने डिफाइन कर दिया है। तो फैक्टोरियल नोटेशन आपको क्लियर हुआ। तो कोई आपको बोले कि 120 का फैक्टोरियल, इसका मतलब सिंपल हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू कहां तक जाना है 120 तक, ठीक है। तो बेटा 6 फैक्टोरियल को 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 लिखो या 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखो, ठीक है। मैं इसको जब यूज करता हूं तो मैं इस तरीके से लिखता हूं कन्वेंशनली, आसान हो जाता है ये करना, आसान हो जाता है ये करना। क्यों आसान हो जाता है वो अभी आप लोग जब मैं 1-2 एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा तो आपको फैक्टोरियल नोटेशन एकदम परफेक्टली क्लियर हुआ बच्चों, फैक्टोरियल नोटेशन क्लियर हुआ। चलिए फैक्टोरियल नोटेशन अगर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट पर आते हैं अब बच्चों कि क्वेश्चन कह रहा है आपका 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो बच्चों 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 8 फैक्टोरियल का मतलब है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और नीचे कह रहा है 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो मैं इसी 8 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं 8 इंटू 7। अब ध्यान से देखना जो ये बचा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब क्या हो गया 6 फैक्टोरियल। इसीलिए मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं ताकि ये मेरी कैलकुलेशन को आसान बना दे। तो 8 फैक्टोरियल आ गया मेरा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, इसको मैं न्यूमरेटर में प्लेस करता हूं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में क्या है 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बच्चों, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल गायब,
इसलिए मेरे को ये पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल देखा, मैं यहीं तक लेके आया। अब ये क्या बन गया 8 इंटू 7 अपॉन 2 फैक्टोरियल माने 2 इंटू 1, यहां से क्या आएगा 2 4 जा और 1 तो नीचे ये 28, ठीक है, आंसर आ गया आपका 28। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो देखो मैंने इसलिए इसको 6 फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख लिया था बच्चों, ठीक है। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इसलिए करने के लिए मैंने ये लिख लिया था। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब तुम्हें दिया 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल दे दिया। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल दे दिया। ये कह रहा है यहां पर x की वैल्यू निकाल के बताओ, यहां पर ये कह रहा है x की वैल्यू निकाल के बताओ। तो इस प्रकार के सम्स को किस तरीके से सोल्व करेंगे बेटा, इस प्रकार के सम को किस तरीके से सोल्व करेंगे बेटा, मैं इसको लिख लेता हूं 1/6 फैक्टोरियल तो है ही, प्लस 1/7 को मैं क्या लिख सकता हूं 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल प्लस 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल को अभी तुम्हें लिख के बताया था, क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये लिख सकते हैं बेटा, बोलो ये लिख सकते हैं। देखो बहुत ध्यान से देखो इसको, ये हम लिख सकते हैं। अच्छा ये लिख सकते हैं, तो 1/6 फैक्टोरियल इधर से कॉमन ले लो, 1/6 फैक्टोरियल कॉमन लिया, 1 प्लस 1/7 इक्वल टू इधर से भी 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, x/8 इंटू 7। 1/6 फैक्टोरियल से 1/6 फैक्टोरियल भगा दो, ये कितना बचा 8/7 इक्वल टू x/8 इंटू 7। यहां से x की वैल्यू क्या आई बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 7, 7 से 7 गया, 8 की वैल्यू आ गई बेटा 64, x की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू आ गई आपकी 64। देखो तुम्हें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी कैलकुलेशन लग रही थी, तुम्हें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी कैलकुलेशन लग रही थी, बट इसमें आपने जैसे ही फैक्टोरियल को कॉमन लिया, फैक्टोरियल को कॉमन लेते ही आपका आंसर आ गया, फैक्टोरियल को कॉमन लेते ही 64 आपका आंसर आ गया। बात बनी। तो ये ध्यान रखना कॉमन किस तरीके से लेना है, तो ये याद रख लेना। तो अब आपको फैक्टोरियल नोटेशन क्लियर हो गया, फैक्टोरियल नोटेशन क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कह रहा है एनपीआर का फॉर्मूला ये होता है, एनपीआर के फॉर्मूले को ये बता रहा है आपको n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, जहां पे r आपका 0 से लेके n तक है, 0 से लेके n तक है। कैसे ड्राइव करेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे एनपीआर को, अभी जब परम्यूटेशन डिफाइन करके आए तो हमने लिखा, क्या लिखा था, वापस से स्लाइड दिखाता हूं। ये देखो एनपीआर को क्या लिखा था आपने, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस आर प्लस 1, यही वहां पर मैं यूज कर लेता हूं। यहां पर यूज किया तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस आर प्लस 1 तक, ये मैंने लिख दिया। अच्छा इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, किस चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, सुनो। अब मेरे को इसको 1 तक लेके जाना है, तो मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई क्या करूं, देखो एनपीआर यहां से क्या बना n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस आर प्लस 1। इससे आगे की टर्म क्या आएगी n माइनस आर, उससे आगे की क्या आएगी, उससे आगे की क्या आएगी बेटा, उससे आगे की एक कम हुआ, एक और कम कर दो n माइनस आर माइनस 1, और ऐसे लेके कहां तक आ जाओगे इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। तो इस वाली टर्म से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, n माइनस आर से लेके और 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब ऊपर वाला क्या बन गया, पूरे का पूरा, ये पूरे का पूरा मेरे को पता चल रहा है बेटा n फैक्टोरियल है,
कि n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू 1, तो पहले n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, पहले n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट आ गया n फैक्टोरियल अपोन, नीचे क्या है n माइनस आर का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n माइनस आर तक, तो नीचे आ गया n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये आपका फॉर्मूला हो गया डेराइव। डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। डेरिवेशन को आपके सिलेबस से रिमूव भी किया गया है सीबीएसई के द्वारा, बट आप लोग जान लो कि डेराइव करा कैसे, कि हमने जो परम्यूटेशन को डिफाइन किया था वहां से यहां तक पहुंचे कैसे। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया बेटा, NPR हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुई एकदम ध्यान से। बस कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n माइनस आर तक, और डिवाइड करते ही मेरा फॉर्मूला सिंपल बन गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। क्लियर? परफेक्टली क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन पर्टिकुलर जब r n के बराबर हो जाए, NPR को आपने लिखा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, और जब r बराबर हो जाए n के, r n बराबर हो गया, तो NPN क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल, माने n फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल 0 नहीं है 1 है, तो यहां से क्या आ गया n फैक्टोरियल। तो जब r और n बराबर हो तो ये बन गया n फैक्टोरियल टेकन ऑल एट अ टाइम, टेकन ऑल एट अ टाइम बन गया आपका n फैक्टोरियल। जब सारे के सारे को एक बार ले लिया था जब r n के बराबर था, तो आपको पता है n फैक्टोरियल। एग्जाम्पल देख लो, वही 0 से लेके 9 तक ये 10 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपको बोला 10 डिजिट का नंबर बनाओ, सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। इतनी चॉइसेस हो गई आपके पास, इनटू 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 कर दिया, तो ये क्या आ गया आपका, ये बन गया आपका 10 फैक्टोरियल। 10 नंबर थे, n नंबर था, तो n फैक्टोरियल ही इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो जब r और n बेटा बराबर हो जाते हैं तो ये 10 फैक्टोरियल ऐसे आ गया, n फैक्टोरियल आ गया आपका। Counting permutation is merely counting the number of ways in which some or all objects taken at a rearrange, ठीक है भाई। परम्यूटेशन को काउंट करने का मतलब यही है कि टोटल वेज कितने हैं जिनमें हम रीअरेंज कर सकते हैं, और जब कोई ऑब्जेक्ट को मैं अरेंज ना करूं, अरेंजिंग नो ऑब्जेक्ट एट ऑल, जैसा है वैसा का वैसा छोड़ दिया, लिविंग बिहाइंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स, तो केवल एक ही तो वे बनेगा। मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को अरेंज नहीं कर रहे, आर को 0 कर रहे हो, तो NP0 कह रहा है, NP0 क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 का फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है। केवल एक ही वे होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 का फैक्टोरियल, ये आ गया आपका 1। जब किसी ऑब्जेक्ट को मैंने नहीं लिया तो वो एक ही तरीका है कि वैसे का वैसा छोड़ दिया मैंने, कि जैसे थे वैसा ही मैंने छोड़ दिया, तो एक ही तरीका है जो आ गया n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 से। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। अब देखो, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम वेयर रिपीटिशन इज अलाउड। जब रिपीटिशन अलाउड हो, अभी तक मैं कह रहा था रिपीटिशन अलाउड ना हो, रिपीटिशन अलाउड होगी बेटा, तो क्या होगा, क्या होगा यहां पर, ठीक है। यहां वही 10 0 से लेके 9 तक के नंबर लिए, 10 चॉइसेस 10 चॉइसेस 10 चॉइसेस 10 चॉइसेस टेकन आर एट अ टाइम। यहां पर आर क्या था, 4 था, आर क्या था, 4 था, एन यहां पर क्या है, 10, टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 मतलब n टू द पावर r,
मतलब क्लियर है, n टू द पावर r। आपने r ऑब्जेक्ट्स लिए, ठीक है, और n ऑब्जेक्ट टोटल थे, तो आपके पास सारी चॉइसेस हो गई। यहां पर भी n, यहां पर भी n, यहां पर भी n, ये फर्स्ट में भी n, सेकंड में भी n, थर्ड में भी n और rth वाले में भी n, तो n टू द पावर r। क्लियर? ये बात क्लियर हुई कि अगर n ऑब्जेक्ट्स टोटल हैं जिनमें से r लिए और रिपीटिशन को आप अलाउ कर रहे हो, तो वो हो जाएगा बेटा n टू द पावर r, वो हो जाएगा आपका n टू द पावर r। इस एग्जाम्पल से मैंने रिलेट भी करके आप लोगों को दिखा दिया है, इस एग्जाम्पल से रिलेट करके भी आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। क्लियर? अब बात आती है व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कि इस बार ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग हैं। भाई वहां पर हम क्या ले रहे थे, 0 से लेके 9 तक सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे, यहां पर सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे, यहां पर सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे। अब ये कह रहा है ऑब्जेक्ट ही अलग अलग हो जाएं, ऑब्जेक्ट ही अलग अलग हो जाएं, ठीक है। तो n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जहां पर p ऑब्जेक्ट्स एक जैसे दिख रहे हैं। मान लो आपका जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया रूट वर्ड का। अब बेटा लेट अस सपोज मैंने इन ओज को नाम दिया, ये पहला ओ है, ये दूसरा ओ है, इनको दूसरी फॉर्म में भी अरेंज कर लूं, आर ओ ओ मतलब सेकंड ओ पहला ओ, तो दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ ना, रूट ही तो मतलब हुआ। भाई इस वाले रूट और इस वाले रूट में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, तो ये रूट ही इसका मीनिंग हो गया। ऐसे ही क्या करोगे, आर ओ टी ओ और दूसरा भी आर ओ टी ओ, ये पहला होता है ये दूसरा होता है, ये पहला ये दूसरा होता है ये पहला, इन दोनों का मतलब तो एक ही आया, आर ओ टी ओ। तो नंबर ऑफ वेज मेरे कम होते जा रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ वेज जिसमें मैं अरेंज कर सकता हूं वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो 4 लेटर का वर्ड था, 4 लेटर का वर्ड था, तो टोटल वेज तो हो गए 4 फैक्टोरियल। अब क्योंकि ओ सेम है तो ये दो का कपल एक बना दे रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं उनको डिवाइड कर देना है। तो अगर टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और p ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे p फैक्टोरियल से। n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल आ जाएगा जब आपके p ऑब्जेक्ट सेम काइंड के होंगे तो, ठीक है, p ऑब्जेक्ट्स होंगे सेम काइंड के। अब कुछ ऐसा भी केस हो सकता है, अब कुछ ऐसा भी केस हो सकता है कि एक ही वर्ड में जैसे ये वर्ड है गुरुग्राम, यहां पर बेटा u भी 2 बार आया, g भी बेटा आपका 2 बार आया, r भी आपका 2 बार आया। एक ही वर्ड में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो गए, ठीक है, तो इनके रीअरेंजमेंट में सारे फर्क डालेंगे। तो अगर टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, p1 ऑब्जेक्ट्स एक तरीके के हैं, p2 ऑब्जेक्ट्स एक तरीके के हैं, तो क्या करेंगे हम, n फैक्टोरियल बाय, अब u 2 बार आया तो 2 का फैक्टोरियल माने इसका p1 का फैक्टोरियल, अगला भी 2 बार रिपीट हुआ p2 का फैक्टोरियल, अप टू pk का फैक्टोरियल। जितने भी रिपीट हो रहे हो 1 2 3 4 5 10 15 n के बराबर जितने रिपीट हो रहे हो वो क्या कर देंगे, उसको डिवीजन में ला देंगे। समझ गए? तो ऑब्जेक्ट्स ही सेम हो तो ऑब्जेक्ट्स ही डिस्टिंक्ट ना हो तो ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, जब ऑब्जेक्ट्स जो हैं दे आर नॉट डिस्टिंक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ना हो तो जो भी रिपीट हो रहे हो उनके फैक्टोरियल को डिवाइड कर देना बेटा, उनके फैक्टोरियल को डिवाइड कर देना। क्वेश्चन लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इलाहाबाद एक वर्ड दिया, अब ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। अब अगर इसमें सारे वर्ड डिस्टिंक्ट होते तो मैं वर्ड गिन लेता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, 9 ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई भी रिपीट ना हो रहा होता तो सीधा आंसर आ जाता 9 फैक्टोरियल। लेकिन क्या हो रहा है अब हमारा, ए देखो, ए आपका आ रहा है 1
2 3 और 4, 4 टाइम्स ए आ रहा है 4 टाइम्स, एल आ रहा है आपका 2 टाइम्स। ए आ रहा है 4 टाइम्स, एल आ रहा है आपका 2 टाइम्स। तो बच्चों इससे डिवाइड भी तो करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, इससे आगे का 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उसको मैं लिख सकता हूं 4 फैक्टोरियल, क्योंकि मेरे को नीचे से 4 फैक्टोरियल को गायब करना है। ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गायब होगा, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, तो 2 4 जा 8, तो 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 6 5 जा 30, 30 इंटू 7 210, 9 4 जा 36 इंटू 210। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, 210 और 36 को मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, 210 और 36 को मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 36 1 जा 36, 3 36 2 जा 72 और 3 75, 7560, यहां से मेरा आंसर आ गया 7560। तो जब कुछ ऑब्जेक्ट्स ही रिपीट होने लगे बेटा, जब कुछ ऑब्जेक्ट्स ही रिपीट होने लगे तो ये जान लो उनके नंबर ऑफ रेपिटेशन से डिवाइड करना है, उनके नंबर ऑफ रेपिटेशन से डिवाइड करना है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9? टोटल चॉइसेस हो गई आपके पास 9, टोटल चॉइसेस हो गई 9। और बेटा रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन अलाउ नहीं है। ऑब्जेक्ट्स तो डिफरेंट है ही, ऑब्जेक्ट यहां पर डिफरेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑब्जेक्ट सारे डिफरेंट हैं। ठीक है, रेपिटेशन भी अलाउ नहीं है, मतलब सिंपल आंसर हो जाएगा आपका 9 फैक्टोरियल। भाई पहले में क्या होगा 9 चॉइसेस, दूसरे में होगा 8 चॉइसेस, ऐसे लास्ट वाले में 1 चॉइसेस। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अप टू 1 जाओगे तो आंसर हो जाएगा आपका सीधे सीधे बेटा 9 फैक्टोरियल। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सीधे सीधे 9 फैक्टोरियल। क्लियर? ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है कि 4 डिजिट नंबर बनाना है, ये तो 9 डिजिट का नंबर बना दिया, अब कह रहा है आपका 4 डिजिट ही नंबर बनाना है, तो 4 डिजिट ही बनानी है, रेपिटेशन भी अलाउड नहीं है। तो 4 डिजिट के केस में क्या होगा, 4 डिजिट्स का केस ले लो, 4 डिजिट्स का केस ले लो। 4 डिजिट के केस में बेटा क्या होगा, पहले में 9 चॉइसेस, दूसरे में 8 चॉइसेस, तीसरे में 7 चॉइसेस, चौथे में 6 चॉइसेस। 9 8 7 6 इनका मल्टीप्लीकेशन, तो 9 8 7 6 का मतलब हुआ NPR टेकन 4 एट अ टाइम, 9P4 मतलब 9 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, n माइनस आर 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, मतलब 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन बेटा 5 का फैक्टोरियल इंटू, ये तो 5 का फैक्टोरियल था, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सीधा एनपीआर और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी आप आंसर निकाल पाए, एनपीआर करके भी आंसर निकाल पाए। क्लियर हुआ ये बात? ये बात परफेक्टली क्लियर हुई। जब बेटा 9 चॉइसेस थी और 9 डिजिट का नंबर बनाना था तो 9 फैक्टोरियल आंसर आ गया था। ठीक है, ये मत समझना ये 9 फैक्टोरियल क्यों लिख दिया, ये लिख दिया था मैंने 9 डिजिट नंबर का आंसर, 9 डिजिट नंबर, और यहां पर 9 चॉइसेस थी, 9 ही चॉइसेस थी, तब ये 9 फैक्टोरियल हो गया। और 4 डिजिट्स का केस है तो 9 8 7 6, बस इतनी चॉइसेस होंगी, जिसको मैं लिख सकता हूं टेकन 4 एट अ टाइम, NPR 9P4। ठीक है, 9P4 इसको मैं लिख सकता हूं। ये बात क्लियर हुई, परफेक्टली क्लियर हुई बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट NP5 इक्वल टू 42 टाइम्स NP3। NP5 इसका मतलब क्या हुआ बेटा, NP5 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 42 टाइम्स NP3, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल। क्लियर? अच्छा
अब देखो, इसको क्या लिख सकते हो तुम, इसको क्या लिख सकते हो बेटा कि अगर तुम चाहो तो क्या करोगे, इसमें आपको पूछ रहे हैं n की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर इंटू एन माइनस फाइव का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस फाइव का फैक्टोरियल इक्वल टू 42 टाइम्स n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस थ्री का फैक्टोरियल। n माइनस थ्री फैक्टोरियल से n माइनस थ्री फैक्टोरियल गया, n माइनस फाइव फैक्टोरियल से n माइनस फाइव फैक्टोरियल गया, इस n से ये n गया, इस n माइनस वन से ये n माइनस वन गया, इस n माइनस टू से ये n माइनस टू गया। क्या बचा बेटा, n माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर इक्वल टू 42। मल्टीप्लाई किया मैंने इनको, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 इक्वल टू 42, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर मेथड से सोल्व कर लो। n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 इक्वल टू 0। माइनस 7n को लिख लिया मैंने माइनस 10n प्लस 3n, n कॉमन n माइनस 10 प्लस 3 कॉमन n माइनस 10 इक्वल टू 0। n प्लस 3 इंटू n माइनस 10 इक्वल टू 0। n की वैल्यू बेटा, n की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 3 और 10 आ रही है। n की वैल्यू माइनस 3 और 10 आ रही है, n नेगेटिव तो हो नहीं सकता, n माइनस 3 आ गया, n 10 आ गया, n नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो n की वैल्यू यहां पर आपका आंसर आएगा n की वैल्यू 10। ये आपका आंसर होगा n की वैल्यू 10। सिंपल, बस फैक्टोरियल को सोल्व करते चला गया और मेरा आंसर आ गया। फैक्टोरियल को सोल्व करते चले गए बेटा और हमारा आंसर आ गया। n10 जो है ये हमारा आंसर आ गया बेटा। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर इंडिपेंडेंस। ठीक है, टोटल कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12। ठीक है, रिपीट कौन कौन सा हो रहा है, n देखो 1 2 3, n रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, n रिपीट हो रहा है बेटा 3 टाइम्स। d जो है आपका, d देखो ये 1d 2d, d जो है ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। e को ध्यान से देखो 1 2 3 4, e जो है 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, e जो है 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो n d e ये हो रहे हैं रिपीट आपके। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, टोटल अरेंजमेंट की बात करो, अभी मैंने आगे का पढ़ा भी नहीं है। टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल अरेंजमेंट्स हो जाएंगे 12 फैक्टोरियल अपॉन जो जो रिपीट हुआ है 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, क्योंकि n 3 बार रिपीट हुआ, d 2 बार रिपीट हुआ, e 4 बार रिपीट हुआ। 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना इस फैक्टोरियल को। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन कर लेना, ये आपका कुछ आंसर होगा। अब इसके पार्ट्स पर आते हैं। डू द वर्ड्स स्टार्ट विद p, कि जो आपके वर्ड्स हैं वो p से ही शुरू होना चाहिए, कि पहले में आपने फिक्स कर दिया p से ही सारे के सारे वर्ड शुरू हों। अब p से सारे के सारे वर्ड शुरू हों तो बाकी टोटल बचे 11 वर्ड्स, 11 वर्ड्स बचे, मतलब 11 लेटर्स बचे, सॉरी वर्ड बोल रहा हूं, इंग्लिश वाली मिस्टेक हो गई, 11 लेटर्स बचे। तो 11 लेटर्स बचे, अब इनसे कितना अरेंज करोगे, 11 फैक्टोरियल अपॉन रिपीट होने वाले बेटा अब भी हटाने पड़ेंगे, रिपीट होने वाले अब भी हटाने पड़ेंगे, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट को आपने फिक्स कर दिया तो इसको तो भुला दिया। तो 11 बचे
उन 11 में रिपीटिशन भी हटाने, पी थोड़ी ना रिपीट हो रहा था, उनमें ये हटाने थे हमें। आंसर आ गया हमारा। चलिए फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। सेकेंड पार्ट, डू ऑल द वोवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। वोवेल्स कौन कौन से हैं? वोवेल्स हैं बेटा, ई है इस वर्ड में और आई है, ई और आई, और ई बेटा 4 बार है, तो ये सारे एक साथ होने चाहिए। ई ई ई ई आई, ये एक अरेंजमेंट हो गया कि ये सारे एक साथ ही होने चाहिए हमेशा। ठीक है, तो इनको मैंने मान लिया एक ऑब्जेक्ट, इनको मैंने मान लिया वन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सब कुछ हमेशा एक साथ चलना चाहिए, तो मैंने बेटा ये वन ऑब्जेक्ट इसको मान लिया। ठीक है, वन ऑब्जेक्ट माना, वन ऑब्जेक्ट आपने इनको मान लिया। ठीक है, अब टोटल रिमेनिंग ऑब्जेक्ट कितने हुए, ये सेकंड पार्ट सोल्व कर रहा हूं। टोटल रिमेनिंग ऑब्जेक्ट कितने हुए? टोटल रिमेनिंग ऑब्जेक्ट हुए मेरे 7, रिमेनिंग ऑब्जेक्ट बचे 7। 4 आए, 4 ई और 1 आई तो इधर आ गया, तो टोटल रिमेनिंग ऑब्जेक्ट हो गए आपके 7। अब उन 7 में भी कुछ रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, उन 7 में भी कुछ रिपीट होने वाले हैं बेटा, तो ये देखो, अब रिमेनिंग ऑब्जेक्ट 7, एक ऑब्जेक्ट ये 7 + 1, तो टोटल हो गया 8 ऑब्जेक्ट्स। टोटल ऑब्जेक्ट्स इधर हो गए 8। 12 से 8 पर पहुंच गए, 7 तो बच गए थे और एक ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया था इसको। एक ऑब्जेक्ट बेटा मैंने इसको भी तो मान लिया था, ई और आई वाले ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब टोटल 5 वोवल हैं बेटा, ये कितनी बार में, कितने फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल अपॉन, ये ई 4 बार रिपीट हो रहा है, 4 फैक्टोरियल, ये इतने बार में इतने तरीकों से अरेंज हो सकता है, ये इतने तरीकों से अरेंज हो सकता है। और जो बेटा 8 ऑब्जेक्ट्स आपके बचे, 8 ऑब्जेक्ट्स आपके बचे, ये कितनी तरीके से 8 फैक्टोरियल अपॉन एन और डी रिपीट हो रहे हैं, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 8 ऑब्जेक्ट इस तरीके से अरेंज हो सकता है और ये स्वयं अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर सकता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तीसरा पार्ट देखो, डू द वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर। अब वोवेल्स कभी भी एक साथ अकर ही ना करें, एक साथ बेटा अकर ना करें, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो आया था ये, इसमें से एक साथ अकर करने वाले सब्ट्रैक्ट कर देना। टोटल माइनस एक साथ अकर करने वाले सब्ट्रैक्ट कर देना। ये वाला पार्ट जो सेकंड पार्ट का आंसर आया था, ये सब्ट्रैक्ट कर देना, क्योंकि जो एक साथ अकर करने वाले हैं वो टोटल में से घटा दिए, तो एक साथ ना अकर करने वाले ही तो बचे, एक साथ ना अकर करने वाले ही तो बचे। लास्ट पार्ट, डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। आई से शुरू हो हमेशा और पी पे खत्म हो, आई पे शुरू पी पे खत्म, ये दोनों मैंने कर दिए फिक्स। आई पे शुरू और पी पे खत्म होना है, तो ये मैंने कर दिया फिक्स। अब बेटा बचे 10 ऑब्जेक्ट, 10 ऑब्जेक्ट बचे 10 फैक्टोरियल, अपॉन रिपीटिशन वाले हटाने भी पड़ेंगे, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये आपका आ जाएगा फोर्थ पार्ट का आंसर। कैलकुलेशन आपको सिखा दी है किस तरीके से करनी है, तो कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, कैलकुलेशन आप लोग परफेक्टली कर लेना। ठीक है, तो ये था आपका परम्यूटेशंस। तो लगातार आपके लिए इसी तरीके से मैथ्स को एकदम आसान बना के आपको मैथलीट बनाने के लिए मैं लगातार आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा हूं। तो अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से मैथ्स को इजी बना के और बाकी सब्जेक्ट को इजी बना के पेश किया जाता रहेगा। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट आपके प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू बच्चा।